आप सभी लोगों का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 9 हल करेंगे, जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है। अगर ये क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाके विजिट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। कह रहा है तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, परमाणु की बात किया है। परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है और परमाणुओं के मिलने से अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, परमाणु के भी 3 एलिमेंट होते हैं, 3 अवयवों से मिलकर परमाणु बनता है। उसमें होता है हमारा न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं और हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है इस नाभिक के चारों ओर उपस्थित होता है। नाभिक के चारों ओर जो सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, उपस्थित होता है। इन कक्षाओं को हम के, यल, यम और यन से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, के का मतलब हो गया हमारी पहली कक्षा। ठीक है, यल का मतलब हो गया दूसरी कक्षा और यम का मतलब हो गया तीसरी कक्षा और यन का मतलब हो गया चौथी कक्षा। कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला होता है 2n², जहां n कक्षा की संख्या है। के हमारी क्या है, पहली कक्षा। तो मतलब क्या होगा, n बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां जाएगा 2। मतलब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जब कितने होंगे, 2 होंगे। उसी प्रकार दूसरी कक्षा में जब n बराबर क्या रखेंगे, कक्षा की संख्या क्या होगी, जब 2 होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब n बराबर 3 मतलब तीसरी कक्षा, ठीक है, कक्षा की संख्या मतलब तीसरी कक्षा, ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 × 3 = 9, दूनी 18 हो जाएगा। जब n बराबर 4 हो जाएगा तो इसी प्रकार हो जाएगा 2 × 4 पे स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 32। कह रहा है कि तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष की बात क्या है। पहले समझ लेंगे तांबे का परमाणु संख्या कितना होता है। तो तांबे का जो परमाणु संख्या होता है हमारा होता है कॉपर का 29 होता है। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसके अनुसार। अधिकतम पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 होने चाहिए। दूसरी में कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए और तीसरी में 18 होना चाहिए, अधिकतम 18 होना चाहिए। ठीक है, और चौथी में 32 होना चाहिए। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहली में 2 हो गया, दूसरी में 8 हो गया, तीसरी में 18 हो गया। मतलब 2 8 10 18 कितना हो गया, 28 हो गया। तो चौथी में कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। अब यहाँ पे क्या है कि तीसरे कक्षा में है ना कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ए दिया है 8, बी दिया है 13, सी दिया है 18 और डी दिया है क्या, 29 दिया है। तो तीसरी कक्षा में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 18। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। मतलब जो दिया है ऑप्शन उसमें कह रहा है कि कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ठीक है, तो इनमें ऑप्शन दिया है ए यूरेका, बी दिया है एबोनाइट, सी दिया है मैग्नीन और डी दिया है क्या, जर्मेनियम। तो अर्धचालक मटेरियल किसे कहते हैं, वे परमाणु जिनकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों उन्हें हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर हमारे मटेरियल हैं, सिलिकॉन है। ठीक है, तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु संख्या कितनी होती है, 14 होती है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 और 4। इनकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं,
4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है। उसी प्रकार हमारा जर्मेनियम होता है। जर्मेनियम का कितना होता है, जर्मेनियम का हमारा होता है 32। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 18 और 4। ठीक है, इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, जर्मेनियम, ये हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि नियान ध्रुवता संकेतक का, ठीक है, एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। ठीक है, जो आप देखे होंगे फेज टेस्टर होता है, उसमें नियान लैंप लगा होता है, उसी की बात कर रहा है कि हम जब नियान ध्रुवता संकेतक, ठीक है, का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। तो आप देखते होंगे कि वो क्या होता है, जब हम उसको फेज चेक करते हैं तो क्या होता है, जलता है। ठीक है, तो उसमें कह रहा है, ऑप्शन दिया है दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, बी दिया है केवल एक इलेक्ट्रोड जलता है, सी दिया है दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं, और डी दिया है एक इलेक्ट्रोड जलेगा और दूसरा चमकेगा। तो आप देखे होंगे फेज टेस्टर, तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएल के एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके आईटीआई में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो देखेंगे 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने में विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। देखिए होता क्या है, 1 kWh इज इक्वल टू, मतलब 1 किलोवाट हावर्स इज इक्वल टू होता है 1 यूनिट के। ठीक है, तो इसको हम यूनिट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट हावर्स यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट के बराबर होता है। तो इस यहाँ पे दिया है 500 वाट, किलोवाट में दिया नहीं है, तो इसको किलोवाट में लेंगे नहीं, इसको किस में लेंगे, इस वाट को हम किस में बनाएंगे, किलोवाट में बनाएंगे ना। तो करना क्या पड़ेगा, जब किलोवाट में बनाएंगे इस वाट को, तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा, तब जाके ये क्या हो जाएगा, किलोवाट में हो जाएगा। इसीलिए यहाँ फार्मूला होता है वाट हावर्स अपान 1000 यूनिट ना, इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं कितना, 1 यूनिट की। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला इसी पर रखेंगे, वाट कितना है 500 वाट इंटू हावर्स कितना दिया है, घंटा कितना है 5 है, बटा कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो इसको हम हल कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, तो आ जाएगा कितना 2.5 यूनिट ना, यूनिट में कितना आ जाएगा 2.5 यूनिट। ठीक है, ऑप्शन देख लेंगे, ए दिया है 0.5 यूनिट, बी दिया है 1 यूनिट, सी दिया है 1.5 यूनिट, और डी दिया है कितना 2.5 यूनिट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5 यूनिट। ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 85 है, 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब को गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारा 100 वाट का बल्ब है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, देखेंगे दिया क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, पावर दिया है कितना 100 वाट दिया है, और वोल्टेज कितना दिया है 250 वोल्ट दिया है। ठीक है, पावर बराबर होता है P बराबर V इंटू आई होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या होगा, पावर कितना दिया है 100 वाट दिया है, वोल्टेज 250 दिया है, इंटू आई हो जाएगा। तो यहाँ से हम आई बराबर निकाल लेंगे, क्या आई बराबर हो जाएगा 100 बटा 250। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक, 0.4 एम्पियर। अब देखेंगे रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमें करंट पता है, वोल्टेज पता है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा। तो यहाँ फार्मूला होता है V बराबर क्या होता है I इंटू R होता है। तो V का मान कितना है 250 है, I का मान कितना है 0.4 है, गुणे
आर हो जाएगा, तो यहाँ से आर इज इक्वल टू निकल जाएगा 250/10.4, दशमलव हटाएंगे नीचे से तो क्या हो जाएगा, 10 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे ना, तो हो जाएगा 2500/4 हो जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 600, कितना हो जाएगा 625 ओम। ऑप्शन दिया है, ए दिया है 31.25 ओम, बी दिया है 62.50 ओम, सी दिया है 312.50 ओम और डी दिया है 625 ओम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा, चूंकि 625 ओम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टतापात के योग के बराबर होता है, वोल्टतापात के योग के बराबर होता है। मतलब वोल्टेज क्या होगा, किसके बराबर होगा, वोल्टतापात आई आर के ना। कौन नियम कहता है, ए दिया है ओम का नियम, ओम का नियम जानते होंगे, V प्रोपोर्शनल टू I होता है, वोल्टेज करंट के समानुपाती होता है। ठीक है, किरचॉफ के पहला नियम आप जानते हैं, किरचॉफ का पहला नियम को हम धारा का नियम कहते हैं, धारा का नियम। धारा का नियम आप जानते होंगे, समस्त जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, किरचॉफ का दूसरा नियम है, किसी बंद डीसी परिपथ के प्रत्येक चालक में धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल उसी परिपथ पर लगे विभव का बीजगणितीय योग परस्पर जोड़े जाने पर 0 प्राप्त होता है। मतलब होता है समेशन E प्लस समेशन IR इज इक्वल टू 0 होता है, या इसको लिख सकते हैं समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR। ये डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पे। जब आप इस पर सवाल हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसको आप लिख सकते हैं, ये करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, प्लस और माइनस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR। ठीक है, तो ये क्या है, यही तो वोल्टतापात है, धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल अर्थात वोल्टतापात। ठीक है, यही है क्या, किरचॉफ का दूसरा नियम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 200 वाट 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। कहीं कुल शक्ति पूछता है तो कहीं कुल शक्ति व्यय पूछता है। तो आप इसको देखेंगे, दो लैंप हैं हमारे, ठीक है, कितने के हैं, 200 वाट के हैं। ठीक है, कितने के हैं, 200 वाट के, और ये जुड़े हैं किससे, 240 वोल्ट से हमारे क्या है, कनेक्ट हैं। तो कह रहा है कुल शक्ति क्या होगी। ठीक है, देखिए आप जानते हैं यहाँ पे दिया क्या है, पावर दिया है और वोल्टेज दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, अब इसका कुल शक्ति ज्ञात करने के लिए पहले लैंप का हम रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे, उसी प्रकार दूसरे लैंप का रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे, फिर दोनों रेजिस्टेंस को हम ऐड करेंगे, तब जाके हमें टोटल क्या पता चल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस पता चलेगा। उस प्रकार जब टोटल रेजिस्टेंस इनका पता चल जाएगा तो हमें टोटल पावर क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। तो हम देख लेंगे, एक फार्मूला होता है, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 1 मिनट में निकालेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा समझेंगे फार्मूले से, फिर उसको डायरेक्ट भी बता देंगे। ठीक है, दूसरे मेथड से जब कभी सीरीज में पूछ दे, ठीक है, तो इसके लिए एक मतलब बहुत शॉर्ट में फार्मूला है, वो भी देख लेंगे। ठीक है, और ऐसे देख लेंगे। ठीक है, तो P बराबर होता है हमारा क्या, V इंटू आई होता है। ठीक है, अब हमें रेजिस्टेंस के केस में देखना है, क्योंकि यहाँ पे कितना शक्ति मतलब खपत होगा उसको देखना है। ठीक है, तो हम करंट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, आई आर होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू V अपन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, तो ही मान I का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा V इंटू V अपान R हो जाएगा। P बराबर, तो यहाँ से P बराबर V स्क्वायर अपान R। इस फार्मूले को हमेशा याद रखेंगे।
ठीक है, इस फार्मूले को हमेशा हम याद रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब निकालेंगे क्या, पहले लैंप का प्रतिरोध। पावर पता है, वोल्टेज पता है, तो यहाँ का क्या करेंगे, रेजिस्टेंस। देखिए खपत जो होती है वहाँ के उस किसी भी मतलब जो भी है हमारा बल्ब है, हीटर है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उससे हमारी वहाँ पे पावर खपत होगी। ठीक है, कि वहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से वहाँ पे शक्ति की खपत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लैंप के लिए तो मान लीजिए इसको मान लेंगे R1, इसका रेजिस्टेंस क्या है R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2। तो पहले लैंप का रेजिस्टेंस क्या कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है कि दोनों लैंप जब सीरीज में जुड़े हैं तो इन दोनों लैंप से कितनी शक्ति की खपत होगी। ठीक है, तो आप देखें कि पहले लैंप का रेजिस्टेंस R1 है, वोल्टेज क्या है, दोनों के लिए सेम है, पावर भी सेम है, तो V²/P हो जाएगा। तो V² का मान कितना है 240 है, इंटू 240 बटा कितना हो जाएगा, पावर कितना है, पावर हमारी 200 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 12 दूना 24 ना, तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 12 चौक 48 हो जाएगा, 48 को 8 हो जाएगा, हाथ में आया 4 हो गया। ठीक है, 12 दूना 24, 4 28 हो गया। ठीक है, 288 हो गया। ठीक है, पहले लैंप का रेजिस्टेंस R1 कितना निकल गया, 288 निकल गया। ठीक है, ओम। उसी प्रकार दूसरे लैंप का निकालेंगे तो वही आएगा, चूंकि पावर उनकी सेम है, वोल्टेज सेम है, तो R2 भी क्या आ जाएगा, R2 = भी आ जाएगा 288 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस R निकालेंगे तो R आ जाएगा 288 प्लस 288 ना, R क्या होगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, R1 प्लस R2 होगा, तो इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8 8 16 को 6 हाथ में आया 1, 8 8 16 1 17 हाथ में आया 1, 2 दूना 4 1 5 576 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब हमें टोटल प्रतिरोध पता चल गया तो वहां पे कितनी शक्ति खपत होगी वो भी पता चल जाएगा। तो फार्मूला क्या है, प्रतिरोध वोल्टेज और पावर में संबंध P = V²/R। तो R हमें पता हो गया है, तो यहाँ पे कितनी शक्ति खपत होगी ये पता चल जाएगा। तो P बराबर वोल्टेज क्या है 240 गुणे 240 अपान R का मान कितना है 576 है। जब इसको हल करेंगे तो आएगा 100 वाट। ठीक है, 100 वाट आ गया। ऑप्शन देंगे A 50 वाट दिया है, B 100 वाट दिया है, C 200 वाट दिया है, D 400 वाट दिया है, तो ऑप्शन नंबर B सही होगा। और दूसरा एक डायरेक्ट है, आप हल कर लीजिएगा। P एक्चुअल = होता है, P एक्चुअल = होता है P1 रेटेड इंटू P2 रेटेड अपान P1 प्लस P2। जब कभी सीरीज की बात करेगा तब 2 लैंप 3 लैंप 5 लैंप जैसे भी करेगा। ठीक है, तो जब कभी सीरीज की बात कर देगा, ठीक है, तब इस प्रकार हम हल करते हैं। P1 रेटेड कितना है, P1 रेटेड कितना है, P1 दिया हमारा 200 वाट है, 200 ना, इंटू P2 रेटेड 200 है, P1 प्लस P2 कितना है 200 प्लस 200 ना, इस प्रकार हल कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ना, 200 प्लस 200, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, क्या आ जाएगा 40,000 ना, कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 1 कम 4, तो कितना आ गया ना 100 वाट, डायरेक्ट भी आ गया। ठीक है, ये दूसरा मेथड है ना। अगर परीक्षा वगैरह में हल करना होगा तो इससे हल कर देंगे, आसानी से आ जाएगा। अगर अपने समझने के लिए तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यदि प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर परिपथ में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है,
कह रहा है 3 प्रतिरोध अगर समांतर में जुड़े हैं तो उनका कुल प्रतिरोध क्या होगा। ए दिया है टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, बी दिया है RT बराबर 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। सी बराबर दिया है RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 और डी दिया है RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखो 3 प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3। 3 प्रतिरोध हमारे क्या हैं समांतर में जुड़े हैं, ठीक है। कल टोटल रेजिस्टेंस RT का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस समांतर के लिए हम जानते हैं कि क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है ना। तो इस प्रकार कुछ, ठीक है, यही ना होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, ठीक है। तो अगर देखेंगे 1/R इज इक्वल टू होता है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस RT इज इक्वल टू होता है, समांतर के केस में यही होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन देख रहे हैं, मिल रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ ऑप्शन मिल रहा है 1/R। अगर सीरीज में रहेगा यही टोटल रेजिस्टेंस RT इज इक्वल टू रहेगा तो 1/R1 सॉरी RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर पैरेलल में रहेगा तो 1/RT इज इक्वल टू मतलब टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये जो कि सीरीज का है ये तो होगा नहीं, चूँकि समांतर की बात किया है, ठीक है। ये भी नहीं होगा क्योंकि अगर यही ये रहता तो हो जाता, ठीक है, लेकिन है नहीं तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये तो कभी नहीं होगा ना। अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये जब करेंगे टोटल रेजिस्टेंस तो ये R1 R2 R3 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। देखेंगे आप, देख लीजिएगा इसका क्या हो जाएगा, ये एलसीएम ले लेंगे तो R1 R2 R3 हो जाएगा, ठीक है। 1/RT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अगर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस RT इज इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा R1 R2 R3 बटा क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये भी नहीं होगा, लेकिन अगर इसको हमल करेंगे तो ये होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। RT इज इक्वल टू 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। ए दिया है शून्य पाठ्यांक पर संकेत, बी दिया है अनंत पाठ्यांक पर संकेत और सी दिया है परिपथ का कुल प्रतिरोध मान और डी दिया है R1 और R2 प्रतिरोधों का योग का मान। कह रहा है कि देखो R1 R2 और R3 3 प्रतिरोध है, वो सीरीज में जुड़े हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है RT इज इक्वल टू क्या हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 का योग हो जाता है। लेकिन कह रहा है कि अगर हमने क्या किया, बस यहां पर प्रतिरोध को मापा, किससे, ओम मीटर से, लेकिन ये क्या है ओपन है, ठीक है, ठीक है, ये खुला है, तब प्रतिरोध क्या दिखाएगा उस परिपथ का, मतलब उस स्थान का ना? तीनों प्रतिरोधों का योग होता है, टोटल रेजिस्टेंस होता है। जब ये खुला है तो यहां पर जो प्रतिरोध दिखाएगा इस ओम मीटर में, वो दिखाएगा क्या, अनंत दिखाएगा। ओपन सर्किट का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। चाहे आप सीरीज में कुछ भी जोड़ दीजिए, 50 रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए, लेकिन आप चेक करेंगे किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू तो वो क्या दिखाएगा, अनंत दिखाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, सही होगा, अनंत पाठ्यांक पर संकेत देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है। प्रतिरोध R इज इक्वल टू होता है रो L बाई A होता है, ठीक है, रो L बाई A होता है, ठीक है। पहले मान लीजिए उसकी लंबाई क्या थी, L थी, और ये बराबर क्या होगा
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, पहले क्या था, पहले यही था आर इज इक्वल टू प्रतिरोध का क्या था, रो यल अपान पाई आर स्क्वायर। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसके हमने क्या किया, उसके व्यास को डायमीटर को मैंने क्या किया, डायमीटर मैंने उसका क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। जब उसका डायमीटर 2 गुना हो जाएगा तो उसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, 2 गुना होगा कि नहीं होगा। जब उसका डायमीटर बदल जाएगा, 2 गुना करेंगे तो उस तार का क्या हो जाएगा, उस तार का रेडियस भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अर्थात ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। बस उसके डायमीटर को कहा है बदलने के लिए, लेकिन लंबाई उसकी क्या रहेगी, वही रहेगी। जब व्यास को 2 गुना कर दिया जाए, चाहे मतलब मैंने ये कहा कि जैसे उसका डायमीटर 2 गुना हो जाएगा तो उसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, 2 गुना होगा कि नहीं होगा। डायमीटर बढ़ाएंगे जितना, उस समय मान लीजिए उसका रेडियस कुछ रहा होगा, मैंने वैल्यू नहीं दिया है, मतलब अगर उसका रेडियस मान लीजिए 0.4 था, ठीक, जब उसका व्यास बढ़ाएंगे तो उसका रेडियस भी तो बढ़ेगा ना। मैंने उसके व्यास को 2 गुना किया तो उसका रेडियस भी क्या हो गया, 2 गुना हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अब ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। मान लीजिए ये था, अब जब उसके व्यास को 2 गुना किए तो रेडियस बदल गया, मतलब उसका डायमीटर बदला तो रेडियस भी बदल गया। तो अब उसका नया प्रतिरोध क्या होगा, R1 इक्वल टू हो जाएगा क्या, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रो, लंबाई सेम है, ठीक है, पाई आर का मान क्या रखेंगे, 2r रख देंगे, 2r का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, रो यल अपान पाई 4 आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 में 2 से भाग दे देंगे, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर जब 2 से भाग देंगे तो आर अपान क्या हो जाएगा, आर का मान क्या है, रो यल बाई पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आर बाई R1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बटा हो जाएगा क्या, रो यल अपान क्या हो जाएगा, पाई 4 आर स्क्वायर। ठीक है, इससे तो रो कैंसिल हो जाएगा, यल से क्या हो जाएगा, यल कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा R बाई R1 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 4R1 होगा, या इसको लिख सकते हैं जो बदला हुआ प्रतिरोध होगा ना, कह रहा है जब उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाएगा तो वो मूल प्रतिरोध का जो मूल उसका मेन पहले प्रतिरोध का उसका क्या हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। मतलब अब क्या लिख सकते हैं इसको, R1 इज इक्वल टू लिख लेंगे R/4, मतलब मूल प्रतिरोध का 4 गुना कम हो जाएगा। कौन, जब इसके व्यास को दोगुना करेंगे तब उसका प्रतिरोध। मूल अगर मान लीजिए क्या था, 4 था, मान लीजिए शुरू का प्रतिरोध 4 था, जब उसके व्यास को मैंने क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो अब का जो प्रतिरोध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 गुना कम, मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर 16 था तो 4 हो जाएगा, समझिए बात। पहले शुरू में प्रतिरोध क्या था, 16 था, तो इस समय प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4 गुना क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। मतलब जो बदला हुआ प्रतिरोध है वो मूल प्रतिरोध का 4 गुना कम हो जाएगा। भाग दिया है, अगर यही 4 से गुणा रहता तो 4 गुना क्या हो जाता, अधिक हो जाता। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, सही होगा। बस आज के लिए इतना ही, बाकी के जो भी मतलब क्वेश्चन है अगले क्लास में हल करेंगे। ठीक है।